नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 32। इससे पहले 31 सीरीज के माध्यम से दोस्तों हम लोगों ने 775 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्लियर? यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी को कि सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, सेशन का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 776, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम छोर है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणतम छोर है। क्लियर? इंदिरा पॉइंट की बात कर लिया जाए तो अंडमान और निकोबार की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कहाँ पर स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और निकोबार द्वीप समूह की सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है, जो नॉर्थ अंडमान में स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच अवस्थित है। ये सभी फैक्ट परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? याद कर लीजिएगा दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण जो है दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। वह प्लेट कौन कौन है? महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा हुआ है या टकराने के द्वारा हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात कर लिया जाए दोस्तों तो दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। ठीक है, वे प्लेट कौन कौन है? एक तो यूरेशियन प्लेट और दूसरा इंडियन प्लेट। क्लियर? हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है। हिमालय जो है पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है, और इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। और हिमालय में आपको 3 हिमालय देखने को मिलता है, महान हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय, और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय, या इसे आउटर हिमालय भी कहा जाता है। क्लियर? इससे ऊपर एक हिमालय और है जिसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में आपको 3 श्रेणी के देखने को मिलता है। सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे लद्दाख श्रेणी, और उसके नीचे जास्कर श्रेणी आपको देखने को मिलता है। लद्दाख और जास्कर के बीच यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 778, हिमालय पार की नदियां कौन कौन है? आपको यहां पर आंसर करना है। तो हिमालय पार की नदियां कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये 3 नदियां जो है दोस्तों हिमालय पार की नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। तो ये निकलती कहां से है? मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सतलज की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये भी मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। ठीक है, और किस दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश करती है? याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, सिपकिल्ला दर्रा को पार करके यह भारत में प्रवेश करती है। और इस पर एक महत्वपूर्ण बांध बनाया गया है
बांध का नाम क्या है? भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र की बात कर लिया जाए तो ये निकलती कहाँ से है? तिब्बत से निकलती है और पूरब की ओर बहते हुए नामचा बरवा पहाड़ी को काटते हुए यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है। जब यह असम में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और यह जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो इसी नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 779, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून क्या होता है? लौटते हुए मानसून को प्रत्यावर्ती मानसून कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? आंसर कीजिएगा जरा। आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रत्यावर्ती मानसून क्या होता है दोस्तों? लौटती हुई मानसून को प्रत्यावर्ती मानसून कहा जाता है या उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। किस महीने में यह उत्पन्न होता है? अक्टूबर महीने में। भारतीय उपमहाद्वीप में जब उच्च दाब बनता है तो इसका विकास होता है और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? मानसून का निवर्तन होता है, मानसून का लौटना होता है। और मानसून के लौटने से सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 780, किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी जो है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और यह पानी भी बचाती है। काली मिट्टी को याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लावा के टूटने फूटने से बनती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कपास की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? गुजरात राज्य में होती है। क्लियर? इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक का स्थान आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 781, भारतवर्ष में यानी भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, चावल की खेती उन्हीं स्थानों पर होती है दोस्तों जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। चावल यदि आपसे पूछ लिया जाए खरीफ, चावल यदि आपसे पूछ लिया जाए कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। खरीफ किसे कहा जाता है? जिसे जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, उसे खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ फसल को उगाने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए और वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 782, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। कौन सा राज्य जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान करता है। और राजस्थान में किन किन जिलों में जिप्सम का उत्पादन होता है? बाड़मेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, इन सभी स्थानों पर जो है जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान में जो जिप्सम उत्पन्न होता है, उत्पादन किया जाता है, वे किन किन राज्यों में भेजा जाता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर भेजा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 783, कहता है कि भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, रांची में स्थित है। और रांची के किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? हटिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? हटिया में स्थित है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 784 कहता है कि कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, केरल में स्थित है। कोझिकोड बंदरगाह को याद कर लीजिएगा दोस्तों, कालीकट बंदरगाह भी कहा जाता है। और किस जिले में स्थित है? केरल राज्य के कोझिकोड जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? कोझिकोड जिले में स्थित है। किस तट पर स्थित है? अरब सागर के तट पर स्थित है। और इसके पूर्व में आपको किन पहाड़ियों को देखने को मिलता है? वायनाड पहाड़ियां हैं जो पश्चिम घाट का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 785 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोंकणी गोवा में बोली जाती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। खासी मेघालय में बोली जाती है, ये भी सुमेलित है। अंगामी नागालैंड में बोली जाती है, ये भी सुमेलित है। जबकि तिब्बती सिक्किम में नहीं बोली जाती है। सिक्किम की भाषा क्या है? नेपाली है। क्लियर? राज्य की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन है? अंग्रेजी, नेपाली, भोटिया, ये सिक्किम की आधिकारिक भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त गुरुंग, लिम्बू, मगर, मुखिया, नेवारी, राय, शेरपा और तमांग भाषाएं शामिल हैं। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 786 भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, मुंबई का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। मुंबई में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 29,650 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। कोलकाता की बात कर लिया जाए तो 23,900 प्रति वर्ग किलोमीटर। दिल्ली 11,050 और सबसे कम चेन्नई में है 14,350। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 787 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 किसे जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 किसको जोड़ता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 1533 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह भारत के तटवर्ती स्थानों से होकर गुजरती है। और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का ही भाग है। किन राज्यों से होकर गुजरती है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से होकर यह गुजरती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 788 झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? आसान सा सवाल है दोस्तों। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1907 में हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को अब किस नाम से जाना जाता है? टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। स्थापित कहाँ हुई थी? जमशेदपुर में। कब हुई थी? 1907 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि टाटा स्टील को जल कहाँ से प्राप्त होता है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी से। स्वर्णरेखा और खरकई नदी से जल की प्राप्ति होती है। क्लियर? लोहा नोवामुंडी और बादाम पहाड़ से आती है। बादाम पहाड़ से आती है। कोयला की बात कर लिया जाए तो कोयला झरिया, रानीगंज और बोकारो से आती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 789 कहता है कि आग्नेय शैलों की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज कौन है? आग्नेय शैलों की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हीरा।
आग्नेय शैलों की शिलाओं से प्राप्त होने वाला खनिज है। हीरा की बात कर लिया जाए दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा हीरा का नाम क्या है, कुलीनान हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। कितने कैरेट का है? 3106 कैरेट का है। और इसका पता सबसे पहले कब लगाया गया था? 1905 में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पर लगाया गया था? साउथ अफ्रीका में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 790। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी का फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? गेहूं रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, लेकिन जूट खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसलों में कौन कौन आते हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी जो है खरीफ फसल के उदाहरण है। रबी फसलों में गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, मटर, सरसों, ये सभी जो है रबी फसल के उदाहरण है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 791। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। क्लियर? सुंदरवन की बात कर लिया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। क्लियर? किन देशों में है? भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। बंगाल की खाड़ी के तट पर, बंगाल की खाड़ी के तट पर यह स्थित है और यहाँ पर सबसे अधिक सुंदरी वृक्ष है और इसी वृक्ष के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। यहाँ पर एक टाइगर पाया जाता है जिसे क्या नाम दिया गया है? बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 792। मानसून वर्षा की विशेषता कौन नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, वर्षा की निरंतरता मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। क्लियर? भारत में यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मानसून जो है कब आता है? जून से सितंबर के बीच रहता है। जून से सितंबर के बीच रहता है। क्या होता है दोस्तों कि जून माह में जो है सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और याद रखिएगा कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। जून माह में सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ की वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, इससे क्या होता है? दबाव कम हो जाता है। दबाव कम होने के कारण क्या होता है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक हवाएं जो है चलती है, उत्तरी गोलार्ध में यह मुड़कर उत्तर पूर्व की ओर चलती है और सबसे पहले कहाँ पर पहुँचती है? केरल के तट पर पहुँचती है और सबसे अधिक बारिश केरल के तट पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर पश्चिम घाट से टकराती है मानसून और केरल में वर्षा करती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 793 कहता है कि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा की सहायक नदी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ पर गिरती है? यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विजयवाड़ा यदि आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे बसा है तो कृष्णा नदी के किनारे बसा है। कृष्णा की सहायक नदी मूसी है और याद रखिएगा मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 794 कहता है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में अवस्थित नहीं है। दंडकारण्य क्षेत्र की बात कर लिया जाए दोस्तों तो भारत के दक्षिण पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 92,300 वर्ग किलोमीटर। किन किन राज्यों में फैला हुआ है? छत्तीसगढ़, ओडिशा,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में फैला हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 795, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमा को छूती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा लगाती है। उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले राज्य कौन कौन हैं? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश इससे सीमा लगाती है। कौन लगाती है? दिल्ली। क्लियर। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से सीमा लगाती है? 5 राज्यों से सीमा लगाती है और महाराष्ट्र भी 5 राज्यों से सीमा लगाती है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 796, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में किया गया था। ईरानी लोग जो है सिंधु घाटी में प्रवेश करने के बाद यहाँ के निवासियों को क्या कहा था? हिंदू कहा था। ठीक है। और इन्होंने भारत को किस नाम से संबोधित किया था? हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 797, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में कौन सी है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कार्डेमम की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ हैं। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पश्चिम घाट में स्थित है और अन्नामलई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। किस पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है? अन्नामलई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। क्लियर। कार्डेमम पहाड़ियों के दक्षिण में यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सी पहाड़ी स्थित है? नागरकोयल पहाड़ी स्थित है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 798, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की बात कर लिया जाए तो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? मैकाल पर्वत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? नर्मदा, सोन, जोहिला, ये 3 नदियाँ जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 800, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। उष्ण आर्द्र पतझड़ वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। पतझड़ वन के पेड़ों से पत्तियाँ गर्मी के मौसम में क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। इसीलिए इन्हें मानसूनी पतझड़ वन भी कहा जाता है। क्लियर। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 32 आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं सीरीज नंबर 33 में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।